हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमति क्लासेस गाइस। आज हम जा रहे हैं हमारे पार्ट नंबर 3 पे। हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5, क्लास 11th एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फॉर अवर यूपीएससी एग्जाम। ना गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करेंगे, जैसे मास मूवमेंट क्या होता है, इरोजन, डिपोजिशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक क्वेश्चन तो बनता है गाइड। हमने पार्ट 2 में एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में बात की थी, करेक्ट। सो देखते हैं आपको याद है कि नहीं। जल्दी से मुझे आंसर बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। चलिए मुझे आंसर बताइए गाइज, इन चारों में से कौन से ऐसे हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस में आते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म, वॉल्केनिज्म, वेदरिंग या मास वेस्टिंग। ऑप्शन है आपको 1 and 2 ओनली, 3 and 4, 2, 3 ओनली, 1, 3 and 4। मतलब ये तो पक्का ना कि चारों नहीं होंगे। चलिए तो मुझे आंसर बताइए गाइज, इतना घंटा पर समझ में आ गया ऑप्शन देखिए। लिख लिया सबने। देखते आपको पार्ट 2 याद है कि नहीं। हमने पार्ट 2 में एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में बात करी थी और पार्ट 1 में एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में बात करी थी। बढ़ूँ आगे पक्का। चलिए, द आंसर इज नंबर बी, 3 and 4। वेदरिंग और मास वेस्टिंग, ये दो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस में आते गाइस। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। उसमें हमने वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, करेक्ट, मास वेस्टिंग, ये दोनों हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस में आते हैं। ये जो दोनों हैं ये हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस में आते हैं। क्या करेक्ट, हमने यहाँ पढ़ा था पार्ट 1 में। आई होप आपने आंसर ज़रूर सॉल्व किया हो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज योर मास मूवमेंट। गाइस, मास मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मतलब कोई मूवमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ मूव हो रही है, करेक्ट। मास मूवमेंट क्या है? द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे गाइस ग्रेविटी जो वर्ड है हमारा की वर्ड है, समझ भूलिएगा। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो मेन रीज़न, मेन ड्राइवर कौन है यहाँ पे? ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे मेन मूवमेंट होता है। तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है रॉक का या डेब्रीज का, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, that is known as your mass movement. ना यहाँ की एक कमाल की बात क्या है, दैट नो एक्सटर्नल एजेंट्स आर इन्वॉल्व। मतलब वाटर, विंड, आइस, जो भी एक्सटर्नल एजेंट्स है वो यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जो मेन काम, दैट इज़ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक या डेब्रीज, जो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ध्यान रखिएगा गाइज, यही डिफ्रेंशिएट करता है मास मूवमेंट्स को अलग चीज़ों से, कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी वर्ड हमेशा याद रखिएगा। डेब्रीज मूव्स इटसेल्फ में कैरी एयर, वाटर एंड आइस। सो एयर, वाटर, आइस भले वो कैरी कर रहा हो, लेकिन डेब्रीज यहाँ पे खुद से मूव करता है, मतलब ग्रेविटी की वजह से मूव करता है। रेंज की अगर हम बात करें, सो स्लो टू रैपिड। नाउ क्रीप और फ्लो जो है वो हमारे स्लो मूवमेंट में आता है। स्लाइड एंड फॉल जो हमारे सडन या रैपिड मूवमेंट में आते हैं। सो रैपिड मास मूवमेंट, टोटल दो तरह की रेंज है हमारी मास मूवमेंट की, वो स्लो से लेकर रैपिड तक जा रही है। ड्रिवन मेनली बाय ग्रेविटी। तो भाई मास मूवमेंट का ड्राइवर कौन है? मेन जो हमारा ड्राइवर है, इट इज़ ग्रेविटी। वेदरिंग नॉट एसेंशियल बट सपोर्ट्स मूवमेंट। गाइज यहाँ पे वेदरिंग जो है ज़रूरी नहीं, एसेंशियल नहीं है, लेकिन वेदरिंग हमारे मास मूवमेंट को सपोर्ट बहुत करती है। मोर एक्टिव ऑन वेदर स्लोप्स, इसीलिए वेथर्ड स्लोप्स पे मास मूवमेंट ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वेथर स्लोप्स में ऑलरेडी वहाँ का जो मटेरियल वेथर हो चुका है, लूज हो चुका है। सो मास मूवमेंट वहाँ पे बहुत आसानी से होता है, बोन एक्टिव है वहाँ पे। अकर्स व्हेन फोर्स एक्सीड्स शेयरिंग रेजिस्टेंस। ना गाइस, मतलब क्या होता है? फोर्स खींच रही है, रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, करेक्ट। तो जब ये फोर्स बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा? मास मूवमेंट अकर करेगा। नॉट क्लासिफाइड अंडर इरोजन। इरोजन के अंदर ये नहीं आता है। मास मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, इरोजन इज अ डिफरेंट थिंग, ध्यान रखिएगा गाइस। तो यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है, एंड फोर्स जब बढ़ जाती है तब हमारे मास मूवमेंट्स अकर करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहला मूवमेंट आता है हमारा हीव, अपवर्ड सॉइल मूवमेंट। अब आप सोचेंगे गाइस कि सॉइल अपवर्ड कैसे मूव कर सकती है भाई, ऊपर कैसे जा रही है, करेक्ट। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। आप समझिए गाइस, सॉइल जो हमारी ऊपर की तरफ उभरती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी का एग्जाम्पल, तो पानी जब ठंडा होता है क्या करता है? एक्सपैंड करता है, करेक्ट, एक्सपेंशन होता है। सेम वे सॉइल जो है वो भी हमारी ऊपर की तरफ उभरती है, उठती है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो सॉइल में भी हमारे मॉइस्चर की वजह से या टेम्परेचर चेंजेस होने की वजह से सॉइल का अपवर्ड मूवमेंट होता है, सॉइल ऊपर की तरफ उभरती है। जैसे अगर आप ठंडी जगह पे देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो रोड है वो उठ जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न, एक्सपेंशन हो रहा है। सेम वे कभी कभी कुछ खेतों में भी देखोगे तो वहाँ पे सॉइल ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखेगी आपको। सो हीव इज़ द अपवर्ड सॉइल मूवमेंट। आई होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट हम जाते हैं फ्लो पे। फ्लो क्या है? स्लो मूवमेंट लाइक फ्लूइड। यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है लेकिन वो स्लो है और एकदम फ्लूइड की तरह, एक लिक्विड की तरह जो मूवमेंट होगा वो होगा,
ठीक है। सो दैट इज़ योर फ्लो। और स्लाइड क्या है, सडन स्लिपिंग ऑफ मटेरियल। सो गाइस यही डिफरेंस है, फ्लो और स्लाइड में क्या है, फ्लो में स्लो मूवमेंट होगा फ्लूइड की तरह, स्लाइड में सडन स्लिप करेगा, जैसे तिरछी किताबें रख दो अचानक से स्लाइड कर जाती है, गिर जाती है। सो स्लाइड आप ये समझो कि सडन स्लिपिंग ऑफ मटेरियल, फ्लो में क्या है, स्लो मूवमेंट हो रहा है एकदम फ्लूइड की तरह। आई होप आपको तीनों मूवमेंट्स अच्छे से क्लियर हो गाइस, इसमें कन्फ्यूजन मत रहना। अगर आपको ये तीनों मूवमेंट्स क्लियर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए मूवमेंट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कॉजेज़ एंड कंडीशंस के बारे में ना गाइस। मास मूवमेंट हो रहा है तो जी कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी करेक्ट, मास मूवमेंट्स कहाँ पे आसानी से हो सकता है, कहाँ पे थोड़ा मुश्किलों की वजह से हो रहा होगा। सो अब हम उस पर बात करेंगे, कॉजेज़ एंड कंडीशंस क्या है मास मूवमेंट्स की। वीक लूज एंड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स ना गाइस, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स क्या हो गया, जहाँ पे लूज मटेरियल है, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा मटेरियल है वो इतना टाइटली पैक्ड नहीं है, तो वहाँ पे आराम से मास मूवमेंट हो सकता है। इसलिए वीक लूज कंसोलिडेटेड मटेरियल जो है हमारा, वहाँ पे आपको मास मूवमेंट आसानी से होता हुआ दिखाई देगा। थिन बेडिंग, फॉल, स्टीप स्लोप्स, अब स्लोप स्टीप कर दोगे करेक्ट तो क्या होगा, आराम से मास मूवमेंट हो पाएगा करेक्ट। हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन या पुअर वेजिटेशन होगा तो भाई वहाँ की जो सॉइल है वो ऑलरेडी लूज होगी। सैचुरेशन, पानी की वजह से क्या होगा, वाटर पोर्स जो है वो भर जाएंगे करेक्ट, पानी क्या करेगा, वेट बढ़ाएगा करेक्ट, सो वहाँ पे मास मूवमेंट आसानी से हो जाएगा। रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो, अब नीचे से सपोर्ट ही नहीं रहेगा अगर, तो क्या होगा, मास मूवमेंट आसानी से हो जाएगा करेक्ट। इंक्रीज इन स्लोप ग्रेडियंट एंड हाइट, जितना ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी, उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आसानी से मास मूवमेंट हो पाएगा। ओवरलोडिंग, नेचुरल या आर्टिफिशियल, ना गाइस ओवरलोडिंग मतलब क्या हो गया, नेचुरल मतलब सपोज पानी भर जाए तो पानी वेट बढ़ाता है, नेचुरल वजह से ओवरलोडिंग हो रही है, नेचुरल रीजंस की वजह से। आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या बिल्डिंग बन रही है तो ओवरलोड हो रहा है तो भी मास मूवमेंट हो जाता है। वाटर सीपेज एंड लुब्रिकेशन, अगर पानी भरा तो गाइस वाटर वेट बढ़ाता है, वाटर एज अ लुब्रिकेंट भी काम आता है, स्लिप करने के लिए भी काम आएगा, आसानी से मास मूवमेंट हो जाएगा। अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन्स, वाइब्रेशंस, इनके वजह से भी हमारा मास मूवमेंट होना बहुत आसान है। एंड रिमूवल ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर डॉट, ऑब्वियसली बात है गाइस, पानी की वजह से वेजिटेशन रिमूव कर दो तो वहाँ पे लूज़ हो जाएगा ना मटेरियल जो है, तो ऑब्वियसली मास मूवमेंट हमारा आराम से होगा। सो दीज आर द कॉजेज एंड कंडीशंस कि मास मूवमेंट कहीं कहीं पे क्यों हो रहा है और क्यों आसान है इतना होना, क्या क्या कंडीशंस लग रही है, ये हमने मास मूवमेंट के बारे में समझा। चलिए अब एक मुझे क्वेश्चन का आंसर बताए गाइज, हमने मास वेस्टिंग, मास मूवमेंट के बारे में बात करी है, ठीक है। सो आप ये आंसर ज़रूर सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन जरूर खोलिए और आंसर टाइप करिए मेरे साथ, ठीक है। क्लास में सोना नहीं है, देखना नहीं है, एक्टिव रहना है, आउटपुट भी जनरेट करना है हमें, ठीक है। विच फोर्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग के लिए प्राइमरली कौन सी फोर्स ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबल है, विंड, रनिंग वाटर, ग्रेविटी या ग्लेशियर्स। गाइज मैंने अभी आपको मास में समझाते हुए वक्त भी बहुत अच्छे से बताया, जल्दी से मुझे आंसर बताए कमेंट सेक्शन में, वेट करिए आप लोग के लिए, बस टाइप कर दो कि अच्छा ये आंसर है, फटाक जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी से लिख लिया सबने आंसर्स, मैं आगे बढ़ूँ पक्का। चलिए द आंसर इज़ ग्रेविटी गाइज। अभी हमने पढ़ा मास मूवमेंट में कोई एक्सटर्नल एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं होता है, द मेन ड्राइवर जो है हमारा दैट इज़ योर ग्रेविटी। सो ग्रेविटी एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, आप ये समझो, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे लैंडस्लाइड के बारे में। सो गाइस लैंडस्लाइड क्यों होती है, कैसी होती है, किस टाइप्स की होती है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बताएं, रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक या डेब्रिस। सो गाइस मास हमने समझा, वहाँ पे स्लो भी मूवमेंट था, फास्ट भी मूवमेंट था, ग्रेविटी वजह से भी हो रहा था। लैंडस्लाइड में क्या है, रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट है, मतलब बहुत तेज़ी में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा रॉक या डेब्रिस का, समझ रहे आपको। लैंडस्लाइड क्या है, रैपिड मूवमेंट, रैपिड वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पे रैपिड मूवमेंट हो रहा है रॉक या डेब्रिस का, दैट इज़ नोन एज योर लैंडस्लाइड। अब यहाँ के जो मटेरियल्स वो यूजुअली ड्राई रहेंगे, तभी हमारा लैंडस्लाइड आसानी से हो पाएगा, लूज ड्राई रहेंगे। डिपेंड्स ऑन स्लोप, वेदरिंग या रॉक स्ट्रक्चर, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, कैसी वेदरिंग है, वहाँ का स्लोप कैसा, उस पर हमारा लैंडस्लाइड बहुत डिपेंड करता है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, व्हाट इज स्लम्प गाइस, रोटेशन ऑफ मटेरियल बैकवर्ड। सो गाइस अभी भी लैंडस्लाइड होता है तो जब मटेरियल रोटेट करता हुआ, गोल 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 घूमते हुए, बैकवर्ड रोटेशन की तरह, ठीक है, गोल गोल घूमते हुए जब मटेरियल गिरता है, दैट इज नोन एज योर स्लम्प। एंड व्हाट इज डेब्रिस स्लाइड, स्लाइडिंग विदाउट रोटेशन, स्लाइड कर रहा है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा है, नो रोटेशन इज देयर इन डेब्रिस स्लाइड, स्लम्प में रोटेशन है, ये डिफरेंस है दोनों में। देन वी हैव डेब्रिस फॉल, फ्री फॉल ऑफ लूज मटेरियल जो हो रहा है ये, ठीक है, एकदम आराम से बिना कोई रोटेशन के सीधा सीधा फ्री फॉल हो रहा है लूज मटेरियल का, दैट इज नोन एज योर डेब्रिस फॉल। रॉक स्लाइड के बारे में बात करें तो स्लाइडिंग अलोंग जॉइंट्स, बेडिंग एंड प्लेन्स। तो ये देखिएगा इस रॉक स्लाइड कैसा है, ये देखिए
ये हमारा बेड्स पे, यहाँ वहाँ पे जो जॉइंट्स है वहाँ पे आसानी से स्लाइड करता हुआ नीचे जा रहा है. एंड देन वी हैव रॉक फॉल, फ्री फॉल फ्रॉम स्टीप स्लोप्स. ये देखिए पूरा रॉक फॉल हो गया हमारा यहाँ पे. तो पूरा जो हमारा रॉक है वो स्टीप स्लोप से आसानी से फ्री फॉल हो रहा है. सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन्स इन लैंडस्लाइड. स्लम्प क्या है? रोटेशन. जल्दी से रिकैप करता है. स्लम्प रोटेशन है मटेरियल का बैकवर्ड. डेब्रीज स्लाइड है, विदाउट रोटेशन स्लाइड कर रहा है. डेब्रीज फॉल्स इज द फ्री फॉल और लूज मटेरियल का. रॉक स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा है. एंड रॉक फॉल्स इज द फ्री फॉल हो रहा है स्टीप स्लोप से. सो दिस वॉज योर लैंडस्लाइड. फास्ट है ये रैपिड है ऑब्वियसली. डिस्ट्रक्टिव होगा कॉमन ऑन स्टीप स्लोप. जितना स्लोप स्टीप होगा उतना ज़्यादा कॉमन वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होगा. आई होप आपको लैंडस्लाइड्स क्लियर हो. अगर आपको क्लियर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस लैंडस्लाइड्स क्लियर. चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया में लैंडस्लाइड्स के बारे में. सो इंडिया में क्या फ्रीक्वेंसी, कहाँ पे से लैंडस्लाइड्स होती है, कहाँ पे कम होती है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे गाइस. ठीक है. सबसे पहला फ्रीक्वेंट इन हिमालयस पे, क्योंकि वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी है गाइस. हमें पता है टेक्टोनिक एक्टिविटी, वहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट है. तो हिमालयस में लैंडस्लाइड्स होना थोड़ा कॉमन है, फ्रीक्वेंट है. वीक सेडिमेंट्री एंड लूज रॉक्स, वहाँ पे जो रॉक्स है वो वीक है, सेडिमेंट्री लूज रॉक्स है, तो आराम से लैंडस्लाइड हो सकता है. करेक्ट. एंड वेरी स्टीप स्लोप, जितना स्लोप स्टीप होगा उतना आसानी से मूवमेंट होगा, उतना आसानी से लैंडस्लाइड्स होगा. सो हिमालयस जो है वो ऐसी जगह पे फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स आता है. एंड लेस फ्रीक्वेंट इन वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज बट अकर ड्यू टू स्टीप स्लोप्स, क्लिफ्स या एस्कार्पमेंट्स. गाइस एस्कार्पमेंट्स मतलब समझो कि एज पे जो एकदम स्टीप स्लोप बनेगा, ठीक है, वहाँ पे. सो वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरीज में क्या है, लैंडस्लाइड्स लेस फ्रीक्वेंट होते हैं पर थोड़े कम होते हैं. बट होते हैं वाई, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं वहाँ पे. ठीक है, क्लिफ्स है, एजेस पे बहुत ज़्यादा स्लोप जो हमारा वो स्टीप है, तो आसानी से लैंडस्लाइड हो सकता है. स्ट्रॉन्ग बट फ्रैक्चर्ड रॉक्स, आगे रॉक स्ट्रॉन्ग है बट फ्रैक्चर्ड रॉक्स है, मतलब उन सब में फॉल्ट है, क्रैक्स है, फ्रैक्चर्स है, तो आसानी से लैंडस्लाइड हो सकता है. इंटेंस मैकेनिकल वेदरिंग होती है गाइस. मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है, हमने पढ़ा था याद से टाइप्स ऑफ वेदरिंग में. मैकेनिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है, फोर्सेस की वजह से हमारी वेदरिंग हो रही है. ठीक है, इंटेंस है ऐसी जगह पे, देयरफॉर लैंडस्लाइड यहाँ होता है. एंड हैवी रेनफॉल इन शॉर्ट ड्यूरेशन, हैवी रेनफॉल, पानी भर जाएगा, करेक्ट वेट बढ़ेगा, तो लैंडस्लाइड आसानी से हो पाएगा. रिजल्ट क्या है, रॉक फॉल्स, लैंडस्लाइड्स, डेब्रीज, एवलांचेस. सो गाइज यहाँ पे इन जगहों पे इसलिए रॉक फॉल, लैंडस्लाइड्स, एवलांच बहुत ज़्यादा कॉमन है. लेस फ्रीक्वेंट है, कम है वेस्टर्न घाट्स में पर है, और हिमालयस में फ्रीक्वेंट है, ज़्यादा आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपके लिए एक क्वेश्चन है गाइज, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग. जल्दी से मुझे आंसर बताएं. थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप आंसर लिख लो. जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और आंसर ज़रूर लिखिएगा मेरे साथ. ठीक है, सोना नहीं हमें क्लास में. लैंडस्लाइड, सॉइल क्रीप, ऑक्सीडेशन, रॉक फॉल. विच वन इज़ नॉट अ टाइप. नॉट वर्ड ध्यान रखिएगा. इस मास वेस्टिंग कौन सा नहीं है वो आपको बताना है. लिख लिया सबने पक्का? थोड़ा सा दिमाग लगा, आप जरूर आंसर लिख लोगे. लिख लिया कमेंट सेक्शन में पक्का, मैं चेक करूँगी. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. द आंसर इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन तो केमिकल वेदरिंग में था, याद है हमने पढ़ा था. सो मास वेस्टिंग में तो लैंडस्लाइड, सॉइल क्रीप, रॉक फॉल, ये तीन आते ही आते गाइस. ऑक्सीडेशन कहाँ से आ जाएगा मास वेस्टिंग में. सो द आंसर इज ऑक्सीडेशन. आई होप आपने आंसर जरूर सॉल्व किया हो और कमेंट सेक्शन में भी लिखा हो. चलिए आगे अब हम बात करते हैं इरोजन के बारे में. आप एक बार इरोजन समझ लोगे तो आपको सब में मास मूवमेंट क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, इरोजन क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, सब में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो एकदम ध्यान से सुनेगा. या इस इरोजन क्या होता है. रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉक डेब्रीज. रिमूवल मतलब हटना, ट्रांसपोर्ट होना रॉक डेब्रीज का, दैट इज नोन एज योर इरोजन. अब यहाँ पे एजेंट क्या क्या काम कर रहे हैं, दैट इज योर वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर. बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स इरोजन होता है. रिमूवल ऑफ द रॉक डेब्रीज या ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज नोन एज योर इरोजन गाइस. ठीक है, एडेड बाय अब्रेजन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट के दौरान एडेड है बाय अब्रेजन. अब्रेजन मतलब आप समझो गाइस घिसना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का वेयर डाउन होना, दैट इज नोन एज योर अब्रेजन. लीड्स टू डीग्रेडेशन, वेयरिंग डाउन ऑफ लैंड. ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर हम रिमूवल कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा, वेयर डाउन होगा लैंड का, करेक्ट. सो दैट लीड्स टू डीग्रेडेशन. डीग्रेडेशन के बारे में हम पहले पार्ट 1 में भी ये वर्ड को समझ चुके हैं. सो यहाँ पे वेयर डाउन हो रहा है लैंड का क्योंकि रिमूवल हो रहा है रॉक डेब्रीज का. नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदरिंग बट एडेड बाय इट. गाइस वेदरिंग पे डिपेंडेंट नहीं है बट या इट कैन बी एडेड बाय. कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी वजह से कंट्रोल होता है हमारा इरोजन. मेन एजेंट्स क्या है, विंड, गैस, वाटर, लिक्विड, ग्लेशियर, सॉल्ट. सो हमारा विंड, वाटर, ग्लेशियर्स ये सब जो है वो हमारे एजेंट्स है जो इरोजन करने में हमारी हेल्प करते हैं. इरोजन इन्हीं की वजह से होता है.
वेव्स डिपेंड ऑन कोस्टल लोकेशन, ग्राउंड वाटर डिपेंड्स ऑन रॉक टाइप। वेव जो है वो कोस्टल लोकेशन पे डिपेंड करेगा और जो ग्राउंड वाटर है वो रॉक टाइप पे डिपेंड करेगा। सो गाइज इरोजन क्या है? इरोजन हमारा रिमूवल है ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इट बाय द हेल्प ऑफ एजेंट, दैट इज विंड वाटर, जहाँ पे मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, वेरिंग डाउन ऑफ द लैंड हो रहा है, दैट इज नोन एज योर इरोजन। आई होप आपको क्लियर हो। मास मूवमेंट में ये एजेंट्स नहीं लग रहे थे, यही मेन डिफरेंस है, यही मेन कॉन्सेप्ट है समझने का कि मास मूवमेंट में ये एजेंट्स काम नहीं करते। द मेन ड्राइवर देयर वाज ग्रेविटी और इरोजन में हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो अब कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं हम डिपोजिशन के बारे में ना। गाइस हमने इरोजन समझा, इरोजन मतलब रिमूवल है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल का, बट कहीं जाके डिपॉजिट तो होगा ना, तो डिपोजिशन भी हो रहा होगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पे, हम डिपोजिशन भी समझेंगे। सेटलिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, सो इरोजन में रिमूवल हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, अब कहीं जाके तो ट्रांसपोर्ट होगा ना, कहीं पे जाके तो सेटल करेगा, सो कहीं पे जाके डिपॉजिट करेगा। डिपोजिशन क्या है? सेटलिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स occurs when velocity and energy decrease। so guys जब हमारा रिमूवल हो रहा था, जब उसकी वेलोसिटी एनर्जी डिक्रीज कर जाती तो वहाँ पे जाके हमारा जो पूरा जो रिमूवल हुआ था वो कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, सेटल कर जाएगा, दैट इज नोन एज योर डिपोजिशन। आई होप वो क्लियर हो। नॉट डायरेक्ट वर्क ऑफ एजेंट्स, डायरेक्ट वर्क ऑफ एजेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। कोर्स मटेरियल्स डिपॉजिट फर्स्ट, फाइन लेटर। जो कोर्स मतलब रफ मटेरियल है वो पहले डिपॉजिट कर जाएगा, जो फाइन है वो बाद में डिपॉजिट करता है। फिल्स डिप्रेशंस एंड लो एरियाज, तो जहाँ पे डिप्रेशंस है, जहाँ पे लो एरियाज है, वहाँ पे वो फिल कर देता है इस मटेरियल से, मतलब डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पे। सेम एजेंट्स एक्ट एज डिपोजिशनल एजेंट्स, सो सेम एजेंट्स जो है हमारे वो डिपॉजिट एजेंट्स के काम करते हैं। तो जो एजेंट्स यहाँ पे काम कर रहे थे वही सेम यहाँ पे एजेंट्स जो हमारे इरोजन में काम करते हैं, सेम यहाँ पे हमारे डिपोजिशन में काम होते हैं। सेम एजेंट्स act as depositional agents, leads to gradation, that is building up of surface। so guys erosion में क्या हो रहा था? degradation हो रहा था, wear down हो रहा था। अब यहाँ पे deposit हो रहा था, यहाँ पे gradation होगा, करेक्ट, build-up हो रहा है, भरता जा रहा है। works along with erosion to shape landform, सब deposits हो रहे हैं, भर रहे, depressions फिर तो क्या होगा? landform shape होंगे, करेक्ट। सो इरोजन डिपोजिशन दोनों साथ साथ काम करते हैं, एक हटा रहा है तो एक डिपॉजिट होता जा रहा है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है गाइस, विच इज़ एन अग्रेडेशनल प्रोसेस। अभी हमने बात करी, जल्दी से मुझे आंसर बताएं। इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, मास स्विचिंग, इन चारों में से अग्रेडेशनल प्रोसेस कौन कौन से है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप ज़रूर आंसर सॉल्व कर लेंगे गाइस। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा, बैठे मत रहिएगा, थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्लास में। लिख लिया सबने? पक्का? मैं आंसर बताऊँ अग्रेडेशनल प्रोसेस कौन सा इन चारों में से? चलिए हम आंसर पर जाते हैं, दैट इज़ और डिपोजिशन। गाइस डिपोजिशन में क्या हो रहा है? अग्रेडेशन हो रहा है, कोई चीज़ भर रही है, फॉर्म हो रही है, लैंड फॉर्म फॉर्म हो रहा है। सो डिपोजिशन जो है हमारा वो अग्रेडेशनल प्रोसेस में आता है। आई होप आपने गाइस आंसर सॉल्व किया हो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा हो। सो गाइस हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया कि क्या हो रहा है, कौन कौन से मूवमेंट्स हो रहा है, करेक्ट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, द मेन पार्ट, दैट इज़ योर सॉइल फॉर्मेशन। अब हमारा मिट्टी, हमारा लिविंग सिस्टम वो कैसे फॉर्म हो रहा है, उसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, आज हम उसके बारे में उसके बारे में बात करेंगे गाइस कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेगा, ठीक है, बने रहेगा यहाँ तक। सॉइल इज़ ए डायनामिक एंड लिविंग मीडियम। सॉइल क्या है? हमारा एक लिविंग मीडियम है और डायनामिक है, चेंज होता रहता है, और लिविंग मीडियम है। ध्यान रखिएगा गाइस, सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं है, एक पूरा लिविंग सिस्टम है जो लाइफ बनाता है। इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। सॉइल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों एक्टिविटीज सॉइल के अंदर। मतलब सोचो गाइस सॉइल कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना डायनामिक है। फॉर्म फ्रॉम वेदर्ड रॉक मटेरियल, सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड लाइफ, चेंजेस विद सीजन्स। गाइस जो हमारी सॉइल है वो सीजन साथ चेंज होती रहती है, इसका टेम्परेचर, इसका मॉइस्चर चेंज होता रहेगा। वेदर्ड रॉक मटेरियल, वेदरिंग से हमारी सॉइल बनती है, याद हमने वेदरिंग में भी पढ़ा था, करेक्ट। और ये हमारे प्लांट ग्रोथ और लाइफ को सपोर्ट करती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सॉइल। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वेरीज विद कंडीशंस, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज फ्रॉम प्लांट डीके। से जो प्लांट डीके है हमारा, ठीक है, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, उसके डीके होने की वजह से अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर वो इंक्रीज करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो आती है यहाँ पे होती रहती है, वो हमारी कुछ कुछ कंडीशंस में वेरी करती रहती है। सो दिस इज़ योर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है, ठीक है, सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है। इट बिगिन्स विथ वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, रॉक्स टूट रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वेदरिंग मैंटल बनेगा। ये देखिए गाइस, ये हमारा वेदरिंग मैंटल बन रहा है, रॉक्स टूटे, यहाँ पे वेदरिंग मैंटल बन रहा है, ठीक है। कोलोनाइजेशन बाय बैक्टीरिया मोसिस लीचेंस। तो बैक्टीरिया मोसिस लीचेंस यहाँ पे कोलोनाइजेशन करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। सो डेड ऑर्गेनिज्म से क्या होगा, ह्यूमस का अक्यूमुलेशन, ह्यूमन यहाँ पे एक ह्यूमस यहाँ पे इकट्ठा होगा।
ह्यूमस क्या होता है गाइज, हमारे बहुत ही फर्टाइल ऑर्गेनिक मटेरियल जो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगा। ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज। बिकॉज ऑफ दिस फर्टिलिटी ह्यूमस का एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, ग्रासेस, श्रब्स और हमारा ये सब उगेगा यहाँ पे, इट विल बी ग्रोइंग हियर। रूट्स एंड एनिमल्स मेक सॉइल पोरस। रूट्स और जो एनिमल्स है हमारी सॉइल को पोरस बनाते हैं एंड डेवलप्स इनटू अ मैच्योर फर्टाइल सॉइल। तभी हमारी पूरा सॉइल जो हमारे एक मैच्योर फर्टाइल सॉइल में बन जाए। तो दिस इज़ हाउ सॉइल फॉर्मेशन हैपन्स। पूरा प्रोसेस हमने समझा गाइस। पहले क्या हो रहा है, वेदर जो हमारे रॉक्स है वो टूटे, वेदरिंग हुआ, तो एक पूरा वेदरिंग मेटल बन गया, छोटे छोटे रॉक्स टूट के एक मेटल बन गया। उसके बाद वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ बैक्टीरिया, मोसिस, लीचेंस का, तो वहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनसे एक ह्यूमस का एक्यूमुलेशन शुरू हो गया। ह्यूमस मतलब एक ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। वो इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, सॉइल फर्टाइल हो रही है, तो वहाँ पे ग्रासेस, श्रब्स या ट्रीज उगेंगे। वो होने की वजह से जो रूट्स एंड एनिमल्स है वो क्या करते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं और तभी जाके हमारी एक मैच्योर फर्टाइल सॉइल बनती है। आई होप आपको क्लियर गाइस। अगर आपको सॉइल फॉर्मेशन क्लियर तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए सॉइल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। गाइज हमने 8th 9th एनसीईआरटी में इसके बारे में बात करी है कि व्हाट इज नोन एज योर द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, थोड़ा सा मार्क लगाइए, आपको जरूर आंसर आ जाएगा। डेन्यूडेशन, पेडोजेनेसिस, ग्रेडेशन, सेडिमेंटेशन। अगर आपको नहीं भी पता ना तो भी आप आंसर निकालो कि आपको बाकी सब वर्ड्स की तो मीनिंग पता होंगे। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, देख लिया पक्का। मैं चलूँ आंसर पे, आंसर बताओ गाइज। ये आंसर इज पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बाकी सब तो वैसे भी नहीं होंगे, करेक्ट, देख के पता चल रहा है। अगर नहीं बताओ भी आंसर यही होगा, कॉमन सेंस, करेक्ट। सो ये आपको पता होना चाहिए गाइज। पेडोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। सो हमने सॉइल फॉर्मेशन समझ लिया, सॉइल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं वो भी समझ लिया है। अब हम जा रहे हैं द मेजर पार्ट, ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आता है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। ठीक है, सॉइल बन रही है पर उसमें क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, क्यों बन रही है, उसका टेक्सचर वो कैसी है कैसी नहीं है, क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। इधर आइए, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, पेरेंट मटेरियल एंड टोपोग्राफी के बारे में हम पहले बात करते हैं। सो पेरेंट मटेरियल में क्या क्या रेसिडुअल क्या है, इन सीटू, मतलब सॉइल जो फॉर्म आ रही है वो इन सीटू फॉर्म आ रही है। पेरेंट मटेरियल मतलब जहाँ पे है वहीं पे। और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स, कहीं से डिपॉजिट्स आ रहे हैं उससे भी फॉर्म हो रही है। सो पेरेंट मटेरियल जो हमारा यहाँ पे बन रहा है, डिटरमाइंस टेक्सचर, पार्टिकल साइज एंड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। सो गाइज जैसा पेरेंट होगा वैसे ही, जैसा पेरेंट मटेरियल होगा वैसे ही जो सॉइल्स की फॉर्म होगी, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही उसका टेक्सचर होगा। तो पेरेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उस पर पूरी सॉइल का फॉर्मेशन जो डिपेंड कर रहा है, सॉइल कैसी होगी वो पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है, करेक्ट। कंट्रोल्स मिनरल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑब्वियसली बात है गाइस। पेरेंट मटेरियल क्या है, पेरेंट मटेरियल जैसा होगा, ठीक है, ये कंट्रोल करता है कि आगे जो सॉइल बन रही है उसका मिनरल या केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा होगा। जैसा पेरेंट मटेरियल होगा वैसे ही आगे की सॉइल बनेगी। इन्फ्लुएंसेस वेदरिंग रेट एंड डेप्थ ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो हर चीज़ पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करती है गाइस, कि जो हमारा वेदरिंग रेट कैसा है पेरेंट मटेरियल का, सॉइल की फॉर्मेशन की डेप्थ कैसी है, ये सब पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करेगा। पेरेंट मटेरियल अच्छी है तो भाई जो सॉइल बन रही है उसकी भी अच्छी होगी। यंग सॉइल्स शो स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ पेरेंट रॉक। जो यंग सॉइल है स्पेशली वो पेरेंट रॉक के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाती है, क्योंकि पेरेंट रॉक से ही उसके अंदर भी सारी चीज़ें जो पेरेंट रॉक में है वो हमारी यंग सॉइल में भी आएगी। सिमिलर रॉक्स में फ्रॉम डिफरेंट सॉइल्स, वाइस वर्सा पॉसिबल। ना गाइस ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, सिमिलर रॉक्स हो तो भी कभी कभी डिफरेंट सॉइल्स फॉर्म हो सकती है और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन शो क्लियर सॉइल रॉक है, यहाँ पे क्लियर आपको सॉइल रॉक का लिंक देखने को मिलेगा। सो एक्सेप्शन हमारा स्पेशल केस क्या है, लाइमस्टोन है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरेंट मटेरियल गाइस। जैसा पेरेंट रॉक होगा वैसे ही सॉइल फॉर्म होगी। पेरेंट रॉक अगर मिनरल्स या कोई चीज़ में अच्छा है, कोई टेक्सचर में अच्छा है, तो वैसे ही सॉइल का टेक्सचर भी होगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, सब कभी सिमिलर रॉक्स के डिफरेंट सॉइल्स भी बन सकते हैं, बट मोस्टली पेरेंट मटेरियल पे बहुत ज़्यादा सॉइल का हर चीज़ डिपेंड करता है। सो दैट इज़ वाई दिस फैक्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोपोग्राफी के बारे में। अफेक्ट सनलाइट एक्सपोजर एंड रेन। गाइस टोपोग्राफी मतलब वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, करेक्ट। सो सनलाइट एक्सपोजर रेन वजह से टोपोग्राफी हमारा जो हमारा अफेक्ट होता है। कंट्रोल्स इरोजन, डिपोजिशन एंड मॉइस्चर रिटेंशन। ना गाइस जैसी जहाँ की टोपोग्राफी होगी, जैसी वहाँ की जगह है, वैसे ही वो कंट्रोल करेगा हमारे इरोजन, डिपोजिशन एंड मॉइस्चर रिटेंशन को। स्टीप स्लोप्स में थिन सॉइल से हाई इरोजन होता है और जेंटल स्लोप्स में फेवरेबल सॉइल डेवलपमेंट। ना इसीलिए टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफी बहुत हद तक बताती है कि वहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी होगी। अगर स्टीप स्लोप्स है तो थिन सॉइल होगी, वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, और अगर जेंटल स्लोप्स है तो वहाँ पे सॉइल डेवलपमेंट को ज़्यादा फेवर मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ टोपोग्राफी मैनेज करती है। टोपोग्राफी जो है वो बताती है कि सॉइल वहाँ पे कैसी होगी।
फ्लैट एरियाज़ में थिक सॉइल देखने को मिलेगी, मोर क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, तभी फ्लैट एरिया ज़्यादा फर्टाइल होते हैं गाइस। सो सोचिए टोपोग्राफी में भी सॉइल का जो फॉर्मेशन है कितना ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ पे सॉइल कैसी होगी, बिकॉज it is connected to topography, it is linked to topography, and that is why ये दो फैक्टर्स पेरेंट मटेरियल टोपोग्राफी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इन दोनों की वजह से भी सॉइल जो है वो कैसी बन रही है, कैसी होगी, बहुत हद तक पता चलता है। नेक्स्ट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर दैट इज़ क्लाइमेट। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है गाइज वो हमारा क्लाइमेट है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर माना जाता है गाइज क्लाइमेट को, क्योंकि ये मॉइस्चर और टेम्परेचर कंडीशंस को कंट्रोल करता है। सो मॉइस्चर टेम्परेचर कंडीशन कंट्रोल करा तो क्या होगा, सॉइल भी चेंज होगी, करेक्ट। अगर हम मॉइस्चर प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करें, सो एनेबल्स केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। माई सोचिए गाइज, अगर मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। कॉजेज लीचिंग, दैट इज एलुविएशन एंड डिपोजिशन। एलुविएशन और लीचिंग क्या होता है गाइज, वेयर डाउन होना, ऊपर की बेसिकली लेयर का हटना। सो एलुविएशन इज नोन एज दैट, एंड डिपोजिशन को हम एलुविएशन कहते हैं, वहीं पे ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज नोन एज एलुविएशन। सो बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन जो हो रहे हैं क्लाइमेट की वजह से, वहाँ पे लीचिंग हो सकती है, दैट इज एलुविएशन हो सकता है, और एलुविएशन दोनों हो सकते हैं। हाई रेनफॉल की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है, अंदर के जो सिलिकेट्स है, ठीक है, वो लॉस हो सकता है, दैट इज नोन एज योर डीसिलिकेशन। जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के, जैसे सिलिकेट हो गया, ठीक है, ये सब हमारे लॉस कर सकते हैं, हम इन न्यूट्रिएंट्स को खो सकते हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। ड्राई क्लाइमेट होगा तो सॉल्ट अक्यूमुलेशन हो जाएगा। ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है, सॉल्ट का ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, सो एक हार्ड पैन जैसा फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिएगा, अगर हैवी रेनफॉल हो तो क्या है, डीप प्रोफाइल लीचिंग हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होगा तो सॉल्ट अक्यूमुलेशन हो जाएगा, एकदम हार्ड पैन की तरह बन जाएगा ये। सो इसलिए क्लाइमेट कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिएगा इस, अगर क्लाइमेट जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी सॉइल का जो पूरा फॉर्मेशन है वो भी चेंज हो रहा है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, सो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो केमिकल रिएक्शंस भी तेज़ होंगे, और अगर लो है तो स्लोअर एक्टिविटी होगी, फ्रोजन सॉइल्स इनएक्टिव। ये देखिएगा इस, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो केमिकल रिएक्शंस तेज़ हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर लो है तो वहाँ पे जो एक्टिविटी है स्लो होगी। यूजली फ्रोजन सॉइल जो होती है वो इनएक्टिव सॉइल, तभी आपको पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं उग पाता। सो फ्रोजन सॉइल जो इनएक्टिव रहती हैं। ट्रॉपिकल सॉइल्स में डीप प्रोफाइल है, और कोल्ड रीजन में शैलो या कोर्स सॉइल्स हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न गाइज जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे डीप प्रोफाइल आपको सॉइल की देखने को मिलेगी। जहाँ पे कोल्ड रीजन है वहाँ पे आपको शैलो सॉइल दिखेगी, ठीक है, बहुत ही रफ सॉइल दिखेगी, जहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं उग पाएंगे ठीक से। सो फ्रोजन सॉइल्स हमारी इनएक्टिव हो जाती है। सोचिए गाइस, क्लाइमेट कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के फॉर्मेशन को, सॉइल कैसी होगी, ठीक है, किस तरीके की होगी, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, ऑन क्लाइमेट, दैट इज योर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। ये सब चीज़ें हमारा क्लाइमेट कंट्रोल करता है। अगर आपको क्लाइमेट पूरा समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए गाइस, कम क्लाइमेट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स में। अब हम आ रहे हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे गाइस। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात कर ली, अब हम जा रहे हैं हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ गाइस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो सब इसमें आएगा, ठीक है। एड्स ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ह्यूमस टू सॉइल। बिकॉज ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है तभी तो हमारा सॉइल फर्टाइल हो रहा है, ह्यूमस बन रहा है। ह्यूमस का एक बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर दैट इज जो हमारी सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाता हो। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, रूट्स ब्रेक रॉक्स एंड बाइंड सॉइल, एड न्यूट्रिएंट्स थ्रू डीके। रूट्स क्या करती है गाइस, रॉक्स को ब्रेक करती है, तो वो सॉइल की बाइंडिंग में काम आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डीके न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं वहाँ पे। सो प्लांट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। बहुत प्लांट्स की वजह से बहुत अच्छी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारा सॉइल जो है वो फॉर्म हो रहा है, फर्टाइल सॉइल फॉर्म हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, सो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज करता है, ठीक है। प्रोड्यूस एसिड्स एडिंग वेदरिंग, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप ये समझो गाइस कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डिकम्पोज होता है, ठीक है। और ऊपर से उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी मदद। राइजोबियम एक बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है, बहुत ही अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। प्लांट्स को नाइट्रोजन लगती है गाइस, सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे बहुत हेल्प करते हैं प्लांट्स को, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प होती है, एंड देयरफॉर प्लांट्स जो है वो आराम से नाइट्रोजन यहाँ से ले सकते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें, अर्थ फॉर्म्स एंड टर्माइट्स मिक्स सॉइल एंड इम्प्रूव स्ट्रक्चर। नाइस, एनिमल्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल में सॉइल को मिक्स करते हैं।
चेंज टेक्सचर एंड केमिस्ट्री। कभी हमने सोचा गाइस कि सॉइल के अंदर अर्थ फॉर्म्स डाले जाते हैं, करेक्ट, ये हमारे सॉइल के टेक्सचर को चेंज करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, तभी आपने देखा होगा अर्थ फॉर्म्स को, टर्माइट्स को ज़बरदस्ती सॉइल में डाला जाता है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस क्या है, कोल्ड हो तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा, मोर ह्यूमस, एंड वार्म में फास्ट डीके, लेस ह्यूमस। ये देखिए गाइस, अगर कोल्ड हो तो ह्यूमस ज़्यादा होगा, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, एंड वार्म में फास्ट डीके करेगा, मतलब लेस ह्यूमस है। सो दिस इज़ कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे हमारे सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम है, प्लांट्स का क्या काम है, एनिमल्स का क्या काम है, ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से हमारा सॉइल जो है फर्टाइल हो रहा है। लास्ट हमारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ योर टाइम। गाइस हम सबको पता है सॉइल को फॉर्म होने में समय लगता है, सो टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर। डिटरमाइन सॉइल मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सॉइल की मैच्योरिटी कितनी, उसकी डेवलपमेंट कैसा है, सब टाइम पे डिपेंड करता है गाइस। समय हर चीज़ समय पे डिपेंड करती है। लॉन्गर टाइम मतलब वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल है। अगर बहुत समय, बहुत पुरानी मिट्टी है तो मिट्टी की जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी होगी, इसलिए लोग जब भी अपने चीज़ों के लिए मिट्टी लेते हैं वो पुरानी मिट्टी ही ढूंढते हैं। यंग सॉइल्स वीक होती है, जिसमें कोई होराइजन नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग लिंक विथ पेरेंट मटेरियल, जैसे पेरेंट मटेरियल होगा वैसे ही यंग सॉइल्स होंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी पुरानी सॉइल्स है वो मैच्योर होंगी गाइस, वेल डिफाइंड लेयर्स होंगी, ठीक है। बैलेंस्ड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, तभी लोग पुरानी मिट्टी लेते हैं। पुरानी मिट्टी की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो मैच्योर सॉइल्स होती है, ठीक है। उनकी फर्टिलिटी, उनकी प्रॉपर्टी सब बैलेंस्ड रहती है। नो फिक्स टाइम पीरियड फॉर फॉर्मेशन, सॉइल डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है भाई सॉइल की फॉर्मेशन का, बट सॉइल जो है वो डेवलप होती रहती है ओवर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग ड्यूरेशन में जो सॉइल है वो हमारी डेवलप करती रहती है, अच्छी होती रहती है, तभी हमारी जो पुरानी सॉइल है वो बहुत ही डेवलप मानी जाती है, बहुत ही मैच्योर मानी जाती है। जो हमारी न्यू सॉइल है वो पेरेंट मटेरियल का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है, वीक सॉइल होती है। सो गाइस समय हर चीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। हर चीज़ जो है हमारी टाइम अफेक्ट करती है। देयरफॉर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में समय जो हमारा टाइम, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लेके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इन चारों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में नहीं आता है, नॉट, आपको वो ढूंढना है। पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, लैटिट्यूड या टाइम, चारों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, मैं आंसर पे जाऊँ। पक्का आपको नॉट ढूंढना है गाइस, हाँ, गलत ढूंढना है बेसिकली। चलो मैं आ गई। द आंसर इज़ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है हमारा वो क्या ही करेगा, लैटिट्यूड यहाँ से ना काम आता है। सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर लैटिट्यूड से क्या डिपेंड करेगा, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ लैटिट्यूड। बाकी सब जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन में काम आता है एंड फैक्टर्स है, ठीक है, जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ गाइज हमारा चैप्टर दैट इज़ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने खत्म कर लिया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। अगर आपको सच में पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गाइज, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे, एटलीस्ट क्रिस्टल क्लियर तो लिख ही देना, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें जो NCERT UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।